नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 अगस्त 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। न्यूज एनालिसिस के लिए सोर्सेज द हिंदू और पीआईबी मेन है, बाकी एक दो जगह से न्यूज उठा लिए। और एडिटोरियल्स आज 5 में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बोला है कि इंडिया अभी भी मालदीव्स के लिए एक मेजर प्रायोरिटी है। जीएमसीपी प्रोजेक्ट इंडिया मालदीव्स के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है कि रुपी कोलैप्स नहीं कर रहा है। जो भी इस बात से डर रहे हैं वो ना डरें। झारखंड के 100% लोकल रिजर्वेशन की स्कीम को, जो कि झारखंड की सरकार 2016 में लेके आई थी, इसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने भी खारिज किया था और हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसको देखेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, जो कि दिसंबर 2021 में आया था, इसको लोकसभा में पारित करा दिया गया है। 3 मोबाइल फोन मेकर्स के ऊपर प्रोब चल रही है भारत सरकार के द्वारा। इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में देखेंगे। पेंशन स्कीम को लेके जो भी अमेंडमेंट्स किए गए थे, उन अमेंडमेंट्स को लेके ईपीएफओ ने एक अपील जारी की है सुप्रीम कोर्ट में। इन अमेंडमेंट्स को जस्टिफाई कर रहा है ईपीएफओ, लेकिन जो पेटिशनर्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो अपोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा है, इसको देखेंगे। जुलाई में ट्रेड डेफिसिट $31 बिलियन पहुंच गई। हमने $31 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा किया। और टोबैको फार्मर्स के पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है इंडिया के अंदर, इसके बारे में जो स्कीम लाई गई, इसकी बात करेंगे। फिर एडिटोरियल्स में क्रिप्टो रेगुलेशन की बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना, इसके बारे में इंडिया में प्रॉपर बहस चल रही है। हम यूरोप से क्या सीख सकते हैं, इसकी बात करेंगे। फिर जयराम रमेश साहब का एक आर्टिकल, अभी एंटार्क्टिका बिल पास हुआ है, तो एंटार्क्टिका में इंडिया की एंट्री कैसे हुई, इसके बारे में एक चीज बताई गई, इसे देखेंगे। फिर अ गेम ऑफ अपमैनशिप, इन ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार तेलंगाना के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव किस प्रकार से मना रही, इसमें कंपटीशन देखने को मिल रही है। कंपटीशन क्या है, इसको देखेंगे। अल जवाहरी, ऐमान अल जवाहरी की जो किलिंग हुई है अभी अफगानिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, इसके बारे में बात करेंगे। चाइना और यूएस के बीच में जो बहस हुई है नैन्सी पेलोसी के पहुंचने के बाद, इसके लिए भी मैंने वीडियो आज सुबह अपलोड की है। इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। देखिए, एक और आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट स्टिंट टेस्ट पार्लियामेंट्री, वेंकैया नायडू जी की बात की जा रही है। पिछले 5 सालों में एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने क्या अच्छा काम किया। अब देखिए, एक इंडिविजुअल के स्पेसिफिक बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक इंडिविजुअल एक पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ से होती नजर आ रही है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूं। हमें ओवरऑल एक जनरल नॉलेज लेनी है, ना कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर ही एक इंडिविजुअल की तारीफ करनी। तो इसलिए मैं इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूं। फ्रीबी वाले आर्टिकल में भी कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला, इसलिए 5 आर्टिकल्स एडिटोरियल के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। ग्रेचुइटियस, अनकॉल्ड फॉर और अनवारंटेड, दिस फिल्म वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स ग्रेचुइटियस वायलेंस। मतलब इसकी जरूरत नहीं थी, इसको अवॉइड किया जा सकता था। ग्रेचुइटियस का उल्टा क्या होता है? नेसेसरी, नीडेड, वारंटेड, कॉस्टली, रीजनेबल, एक्सपेंसिव, डिजर्ट, कॉल्ड फॉर, ग्राउंडेड, जस्टिफाइड। मतलब जिस चीज की जरूरत हो, जिसकी एक्चुअल में जरूरत हो, जो चीज नेसेसरी हो। और ग्रेचुइटियस मतलब नेसेसरी नहीं है, अगर नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है। समझ गए भाई। चलिए, पहली न्यूज। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी की रिस्पेक्ट से काम आएगी। रूपी नॉट कोलैप्सिंग, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए, रूपी की वैल्यू कोलैप्स नहीं कर रही है, ये ओपनली फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा में बताया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करके जो फॉरेक्स करेंसीज है उनको इंडिया के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। और इसके चलते ओवरऑल ये जो पैनिक फैला है सोसाइटी में कि अरे भाई इंडियन करेंसी गिर रही है, इंडियन करेंसी गिर रही है, ऐसा नहीं है। ओके, फॉरेन करेंसी इनफ्लोज को लगातार सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और निर्मला सीतारमण जी का बोलना है कि सिर्फ यूएस डॉलर से कंपेयर मत करिए आप इंडियन रुपी को, आप इंडियन रुपी को बाकी करेंसी से भी कंपेयर करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन करेंसी को कंपेयर करते हो कुछ और करेंसी से, जैसे कि आप इसे कंपेयर करो जापानीज येन से, ब्रिटिश पाउंड से, यूरो से, तो इंडियन करेंसी अप्रिशिएट हुई है। यूएस डॉलर से कंपेयर करोगे तो जरूर डेप्रिसिएशन आपको नजर आएगा। अब ओवरऑल इंडियन करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए भारत सरकार की जेब से, भारत के फॉरेक्स मार्केट से अच्छा खासा पैसा निकल गया। $640 बिलियन पे था हमारा फॉरेक्स रिजर्व, वो पहले $600 बिलियन पे आया, अब $571.5 बिलियन पे आ चुका है जुलाई के अंदर। तो नो डाउट कहीं ना कहीं हमें फॉरेक्स एक्सचेंज से, अपने फॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकालना पड़ा है। और आरबीआई ये करके ओवरऑल इस बात को इंश्योर कर पाई है कि हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो एक लिमिट से ज्यादा नीचे ना गिरे। अब वो कितने लंबे समय तक इंश्योर कर पाएगी, ये भाई देखिए एक अलग बात है। ठीक है। फिर ओवरऑल
मतलब भारत सरकार का सिंपल स्टैंड है, यूएस डॉलर से कंपेयर मत करो इंडियन करेंसी के परफॉर्मेंस को, दुनिया भर की करेंसी से कंपेयर करो। फिर थोड़ी पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग भी हुई है। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है पंकज चौधरी, इन्होंने बोला है कि जब कांग्रेस का राज था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का 2000 से लेकर 2014 तक, तब तो भैया 10 से 12% में रुपये गिरा था एक एक साल के अंदर। अगर आप देखो तो 2004 से लेकर 2014 के बीच में कुछ ऐसे साल भी रहे हैं जहां पे ओवरऑल रुपये की वैल्यू एक साल में 10% से ज्यादा गिरी है। और इंडिया के अंदर तो सिंस 2014 जो मैक्सिमम रुपये की वैल्यू गिरी एक साल के अंदर वो 7.8% है। वो भी इसलिए क्योंकि दुनिया भर में क्राइसिस चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर है, पैंडेमिक आया है, ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस स्ट्रांग हो रही हैं, मतलब टाइटन हो रही हैं। जैसे यूएस क्या कर रहा है, ओवरऑल अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम को कम कर रहा है, पैसे कम रिलीज कर रहा है मार्केट में, क्रूड ऑयल दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके चलते ओवरऑल इंडिया की करेंसी गिर रही है। और वो भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कुछ और करेंसी जैसे कि पाउंड जापानीज येन के सामने, हम गिर रहे हैं किसके सामने, ओवरऑल आपका डॉलर के सामने। अच्छा, यहां पे जो कांग्रेस के एमपी प्रमोद तिवारी हैं, अब देखिए पॉलिटिकल ग्लेम गेमिंग दोनों तरफ से होगी, कांग्रेस वाले बीजेपी को बोलेंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलेंगे। तो कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी बोल रहे हैं कि 2013 में तो मोदी जी ने बोला था कि अगर रुपये की वैल्यू गिरेगी तो इंडिया का स्टैचर गिरेगा, तो आज की डेट में रुपये की वैल्यू गिरी तो इंडिया का स्टैचर गिर रहा है। लेकिन 2013 में टेपर टेंट्रम आया था। टेपर टेंट्रम कैसा फिनोमिना है, टेपर टेंट्रम एक ऐसा फिनोमिना है जिस समय पे पूरी दुनिया डर गई थी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग के प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा। फेडरल रिजर्व और दुनिया भर की सेंट्रल बैंक जो सस्ते में पैसा मार्केट में निकालती थी वो बंद कर दिया जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी की कमी पड़ जाएगी। पेपर टेंडर में एक और चीज होती है कि जो अलग अलग रिजर्व बैंक होती है वो थोक के भाव पैसा छापने लगती हैं। जैसे यूरोजोन में, यूएस में सेंट्रल बैंक ने क्या किया, थोक के भाव पैसा छापना शुरू कर दिया, सरकार ने बॉन्ड खरीद लिया और पैसे के फ्लो को मार्केट में बढ़ा दिया, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ा दी, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता था। इस टेपर टेंट्रम के चलते महंगाई बढ़ने के चांसेस हो गए थे, ओवरऑल दुनिया भर में एक बैंक रन सा देखने को मिला था, स्ट्रेस बढ़ गया था फाइनेंशियल मार्केट्स में, और उस समय पे रुपये की वैल्यू गिरी थी 2013 में। तो यहां पे जो अभी के लिए गवर्नमेंट फंक्शनरीज है वो ये बोल रहे हैं कि 2013 वाला समय अभी नहीं चल रहा है, 2013 का समय अलग था। इस समय पे एक्चुअली में दुनिया भर में प्रॉब्लम है, सेकेंड वेव कोरोना की निकल गई है, रशिया यूक्रेन वॉर आया है, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है, लेकिन इंडियन करेंसी उतनी नहीं गिरी है, हमने इंडियन करेंसी को स्ट्रांग करके रखा है। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बहस चल रही है पार्लियामेंट के अंदर। अगर आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी है करेंसी के मामले में या बुरी है, अगर 2013 से इसको कंपेयर किया जाए, 2013 के टेपर टेंट्रम के रिस्पेक्ट में मैंने पहले एडिटोरियल में भी बातचीत की है, इसलिए कहता हूं एडिटोरियल और करंट अफेयर्स दोनों सुनो। फिर नेक्स्ट, इंडिया इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी मालदीव्स प्रेसिडेंट, जिस पेपर थी बायलैटरल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। इंडिया और मालदीव्स ने एक साइबर सिक्योरिटी पैक्ट यहां पे साइन किया, क्लोजर कॉपरेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट मालदीव्स ने साइन किया है, इसमें ट्रांसनेशनल क्राइम्स और टेररिज्म को इंडियन ओशन रीजन में टैकल करने के लिए एक बायलैटरल विल दिखाई है इंडिया ने भी और मालदीव्स ने भी। 6 एग्रीमेंट्स यहां पे साइन किए गए। प्रेसिडेंट इब्राहिम अबू सोली ने इंडिया के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड किया है कि इंडिया ने मालदीव्स की मदद की कोविड-19 पैंडेमिक में भी, यूटिलिटी व्हीकल्स हमने प्रोवाइड किए मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस को, लैंडिंग क्राफ्ट प्रोवाइड किया है, साइबर सिक्योरिटी में हम क्लोज कोऑपरेशन कर रहे हैं, डोमेस्टिक लॉस, रूल्स और रेगुलेशंस इक्वालिटी, रेसिप्रोसिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के आधार पर बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, नो डाउट अभी का जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है मालदीव्स के अंदर वो बहुत हद तक प्रो इंडिया है, बट मालदीव्स के अंदर जो अपोजिशन का तबका है वो बहुत हद तक एंटी इंडिया है। तो इंडिया के अंदर टेंशन की बात यह है कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मालदीव्स के लिए, अगर अभी प्रेजेंट रूलिंग सरकार हार जाती है और अपोजिशन पावर में आ जाता है तो ओवरऑल इंडिया के सारे इन्वेस्टमेंट्स बेकार से हो जाएंगे। तो अभी एक और चीज हुई है कि जब वर्चुअली ये मीटिंग चल रही थी मोदी जी और सॉली के बीच में, तो ये जो ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ना जीएमसीपी, इसका पहला कॉन्क्रीट पोर किया गया। ये 6.74 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो मालदीव्स की कैपिटल है मेल, उसको दो तीन और आइलैंड्स के साथ जोड़ेगा। यहां पे देखिए $500 मिलियन का ये ओवरऑल आप कह सकते हो मेगा लिंक है जीएमसीपी। यहां पे आपको नजर आ रहा है मेल, मालदीव्स की कैपिटल, यहां पे विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब आप मालदीव्स जाओगे तो यहां उतरोगे। अभी मेल को विलिंगिली नाम के आइलैंड से जोड़ना, फिर गुल्ही फाहू और फिर थिलू फाहू, इतना लंबा यहां पे एक हाईवे बनाया जाएगा, लगभग 6.74 किलोमीटर लंबा ब्रिज। तो ये मेल की कनेक्टिविटी को विलिंगली, गुल्ही फालहू और थिलाफुशी से जोड़ देगा, ठीक है ना। तो इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है, ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, आप कह लो मालदीव्स का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये। एक और इससे पहले प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था सीना मेल ब्रिज,
ये चाइना ने बनाया था मेल के लिए, और ओवरऑल ये मेल की कनेक्टिविटी हुलहुले और हुलहू माले से जोड़ता था। 2018 में कंप्लीट हुआ था। इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है ये जीएमसीपी नाम का प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ओवरऑल इंडिया ने इस समय पे मालदीव्स की बहुत मदद की है, चाहे वो 24 यूटिलिटी व्हीकल्स देना हो नेशनल डिफेंस फोर्सेस को, चाहे कोविशील्ड वैक्सीन देना हो, तो हर तरीके से इंडिया ने मालदीव्स की मदद की है। अभी की मालदीव्स की सरकार काफी थैंकफुल है। आगे अगर सरकार बदलती है तो क्या होगा, वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर 1 और 2, जुडिशरी, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। झारखंड का जो डिसीजन है कि भैया लोकल गवर्नमेंट जॉब्स में 100% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकल्स को, इसको ओवरऑल हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था। देखिए, हुआ यह है कि झारखंड के अंदर 13 शेड्यूल्ड एरिया, ध्यान रखिए, झारखंड के 13 शेड्यूल्ड एरियाज में जितनी भी सरकारी नौकरी थी, उन सारी सरकारी नौकरीज में उन्हीं 13 शेड्यूल्ड एरियाज के लोकल को 100% रिजर्वेशन दे दिया गया 2016 के एक ऑर्डर के थ्रू। ये झारखंड सरकार का ऑर्डर आया था 14 जुलाई 2016 को, और इन 13 शेड्यूल्ड एरियाज में जो लोकल हैं उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलेगी, झारखंड सरकार ने बोला। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ बाकी लोग नाराज होंगे और वो पहुंचे हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने बोला कि भाई इस प्रकार से इन 13 शेड्यूल्ड एरियाज में सारी सरकारी नौकरियों में 100% रिजर्वेशन दे देना, ये डिस्क्रिमिनेटरी है और इम्परमिसिबल है। और यही बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी असर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है। सुप्रीम कोर्ट का भी साफ साफ ये बोलना है कि नहीं भाई, अगर आप 100% नौकरियां किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किसी एक पर्टिकुलर लोगों को दे दोगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। वो आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा, 16 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 3, 35 को वायलेट करेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट के एमआर शाह और बीवी नाग रत्ना जस्टिस साहब ने। तो भाई 14 जुलाई 2016 का ये जो नोटिफिकेशन था, जो 13 शेड्यूल्ड एरियाज में ओवरऑल सिर्फ वहां के लोगों को 100% रिजर्वेशन दे रहा था सरकारी नौकरियों में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाईकोर्ट ने भी बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि हमारी देश की किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी, किसी एक पर्टिकुलर क्लास को एम्प्लॉयमेंट देना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉकेट में 100% रिजर्वेशन करना है, या इस पर्टिकुलर पॉकेट में ओवरऑल नौकरी आप इस बेसिस पे कंटिजेंट कर रहे हो कि यहां पे रहने वाले लोगों को ही नौकरी मिलेगी, तो इस प्रकार के नियम कानून केवल पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट की लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। इसके साथ साथ यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने छेब्रुलू लीला प्रसाद 2020 वर्डिक्ट को भी कोट किया, और इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को कोट करते हुए बोला है कि भैया किसी एक पर्टिकुलर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट या एरिया के लोकल रेजिडेंट को आप 100% रिजर्वेशन दे दो, ये ताकत 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर के पास है ही नहीं। और ऑब्वियसली बात है, झारखंड का इलाका 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो ऑलरेडी छेब्रुलो लीला प्रसाद राव 2020 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्लियरली यह बात बोलता है कि 5वें शेड्यूल के अंदर जो भी शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं वहां पे 100% रिजर्वेशन देना गवर्नर की ताकत के अंदर नहीं आता है। किसी भी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर आप 100% रिजर्वेशन दे देते हो लोकल रेजिडेंट को, तो वो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 को वायलेट करेगा। क्योंकि समझिए, आप उस इलाके के लोगों को तो हक दे रहे हो, लेकिन बाहर के इलाके के लोगों का हक छीन ले रहे हो। रिजर्वेशन का सोल लॉजिक क्या था कि कुछ ऐसे लोग जो कि वल्नरेबल हैं अपनी पास्ट हिस्ट्री की वजह से, अपने सोशल बैकवर्डनेस की वजह से, अपनी एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से, उनको ओवरऑल मौका दिया जाए आगे आने का। अभी मौका देने के चलते किसी एक जगह के लोगों को आप पूरा ही रिजर्वेशन दे दोगे तो बाकी लोगों का मौका छीन लिया ना आपने, ये नहीं हो सकता। समझ गया? तो सुप्रीम कोर्ट का बोलना है 100% रिजर्वेशन ना आर्टिकल 74 के अंदर जस्टिफाइड होगा, ना 15 ना 16, तीनों ही यहां पे वायलेट हो रहे हैं। ये 100% रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेटरी है, इम्परमिसिबल है। रिजर्वेशन कुछ लोगों का प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, सिटीजन्स के पास बराबर के राइट्स हैं, और किसी एक पर्टिकुलर क्लास के राइट्स दूसरे के लिए छीने नहीं जा सकते। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल गेट्स लोकसभा नॉट। जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। देखिए क्या है, लोकसभा ने पास कर दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। अब अगर इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल की बात करिए, तो इस पर्टिकुलर बिल को 2021 के विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। उसके बाद इसको स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द लोकसभा के पास रेफर कर दिया गया। वहां पे इसके ऊपर बहुत बातचीत हुई, कुछ अमेंडमेंट्स हुए, 50 अमेंडमेंट्स यहां पे प्रपोज हुए थे। लेकिन इन 50 अमेंडमेंट्स में से एक को भी यहां पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। जिस फॉर्म में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल, उसी फॉर्म में ये यहां पे पास भी हो गया। इस बिल का मेन थ्रस्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? साइट्स को इंप्लीमेंट करना। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो साइट्स कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करना काम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल का। ठीक है भाई,
तो ओवरऑल ये साइट्स एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स को बचाती है। 1963 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मेंबर्स के द्वारा। इस कन्वेंशन पे सिग्नेचर पड़े 1973 में। साइट्स एंटर हुआ फोर्स में 1 जुलाई 1975 को। और इसी साइट्स के कन्वेंशन के अंदर अगर आप देखो तो इंडिया में इस साइट्स के प्रोविजंस को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। हालांकि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए पहला एक्ट नहीं है इंडिया के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। 1972 के इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पहले इंडिया के अंदर केवल 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क थे, अब बहुत से हो गए हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने टोटल नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, और सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे लेटेस्ट डेजिग्नेट होने वाला नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है भाई, फिर आगे आ जाते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज। 3 मोबाइल फोन मेकर्स के ऊपर ड्यूटी इवेजन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है ईडी, हमारी अथॉरिटीज। देखिए क्या है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने राज्यसभा में बताया कि ओप्पो इंडिया, Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वीवो मोबाइल्स, इन 3 के ऊपर भारतीय सरकार की इन्वेस्टिगेशन चालू है। इल्जाम यह है कि इन तीनों ने ड्यूटी इवेजन किया है। डिजिटल लोन का जो मिसयूज, देखिए हमारे देश में बहुत सारे डिजिटल लोन्स की ऐप चलती है कि आप डिजिटली उन ऐप को डाउनलोड करिए, उस पर से लोन ले लीजिए, तो लोन बड़े आसानी से मिल जाता है। फिर आपको परेशान किया जाता है ओवरऑल लोन वसूलने के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो इस प्रकार की जो डिजिटल लोन एप्स अनरेगुलेटेड तरीके से इंडिया के अंदर चल रही हैं, उनके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन यहां पे चलाई गई है। और क्या है, ये सारी जो एप्स हैं और ये जो फॉरेन कंपनीज हैं, ये कहीं ना कहीं इनके लिंक्स फॉरेन से हैं, चाइना से हैं। इसके लिए बहुत सारी शेल कंपनी इंडिया के अंदर बना रखी है, और जरूरी नहीं कि शेल कंपनी का चाइनीज ओरिजिन हो सकता है किसी और देश का ओरिजिन हो, बट कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है, जो ओवरऑल मोडस ऑपरेंडी है, वो चाइना के अंदर प्लान हो रही है। तो इसीलिए इस पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट सरकार ने एक धावा बोल दिया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ओप्पो को 4,389 करोड़ का ड्यूटी इवेजन नोटिस इशू किया है। अब इस 4,389 में से 2,981 करोड़ तो ड्यूटी इवेजन है, और 1,408 करोड़ इंपोर्टेड गुड्स के अंडर वैल्यूएशन के चार्जेस है। ओप्पो ने इस 4,389 में से 450 करोड़ रुपया डिपॉजिट कर दिया। फिर अभी रिसेंटली 3 शो कॉज नोटिस Xiaomi को भी इशू किया गया। Xiaomi की टोटल ड्यूटी लायबिलिटी है 653 करोड़, जिसमें से Xiaomi ने केवल 46 लाख सबमिट किए हैं सरकार के पास। तीसरी कंपनी है वीवो इंडिया। वीवो इंडिया को बोला गया कि भाई 2,217 करोड़ रुपए सबमिट करो सरकार के पास, जिसने अब तक केवल 60 करोड़ रुपया सबमिट किया। कुल मिला के अगर आप देखो तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताती है कि इन 3 कंपनीज ने अपने नीचे 18 कंपनीज बना, इनफैक्ट वीवो ने अकेले 18 कंपनीज बना रखी, और इन 18 कंपनियों को इस्तेमाल करके ओवरऑल वीवो जैसी कंपनीज अपना पैसा देश के बाहर भेज रही हैं। अगर आप देखें तो वीवो इंडिया ने जुलाई 2017 से मार्च 2021 के बीच में 1.25 लाख करोड़ के फोन बेचे हैं। इस 1.25 लाख करोड़ में से 62,000 करोड़ 0.62 लाख करोड़ इन 18 कंपनियों के थ्रू बाहर भेजा है किसने, वीवो इंडिया ने। अब प्रॉब्लम यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग कौन देखता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देता है। तो वीवो इंडिया नाम की कंपनी कुछ शेल कंपनीज बनाती है और उनके थ्रू पैसा देश के बाहर भेज देती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी क्राइम्स है, जो भी एक्टिविटीज है, उनको मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो प्रीमियम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी जिसको आप बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी यहां पे इंक्वायरी कर रही है। शो कॉज नोटिस यहां पे इशू कर दिए गए हैं। इन तीनों कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो काफी परेशान है, और भारत सरकार ये भी बोल रही है कि इन कंपनीज को इलीगल तरीके से बिजनेस चलाने में जो इंडियंस इनकी मदद कर रहे हैं उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। समझ गए? तो वीवो इंडिया के साथ Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया के अगेंस्ट भी 5 केसेस बुक किए गए हैं कस्टम ड्यूटी इवेजन के। 2019 से लेकर 2022 के बीच में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने 43 ऐसी कंपनीज के अगेंस्ट केसेस दायर किए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। काम क्या है इसका? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी, तो इन सब चीजों की लेवी को इंश्योर करता है सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं। अच्छा, एक और चीज है, ऐसा नहीं है कि सीबीआईसी यहां पे इन्वॉल्व है, सीबीडीटी भी इन्वॉल्व है। सीबीडीटी भी ओवरऑल टैक्स इवेजन के केसेस को देख रहा है, ये डायरेक्ट टैक्स इवेजन के केसेस को देख रहा है। तो अगर आप देखो तो जिन कंपनीज के ऊपर सीबीआईसी ने यहां पे ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन की है,
इस कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स वगैरह हैं वो अपने टैक्सेस को प्रॉपर तरीके से भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस को, इसके लिए सीबीडीटी भी ग्राउंड लेवल पे प्ले में आ गया है। सीबीडीटी बना था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के थ्रू। ओके, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लोकसभा में बताया कि भैया 2019 से लेकर 2021 के टाइम पीरियड में 81 चाइनीज नेशनल्स को देश से बाहर निकलने को बोल दिया गया है, 117 चाइनीज पर्सन्स को डिपोर्ट कर दिया गया है, और 726 और जो चाइनीज लोग हैं इनको वायलेटिंग वीजा कंडीशंस के बिहाफ पे ओवरऑल प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इलीगल तरीके से चाइनीज कंपनी इंडिया के अंदर आके बिजनेस स्टैब्लिश करके पैसा कमाती थी, वो अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है। फिर जीएस पेपर 2 जुडिशरी के रिस्पेक्ट से एक और न्यूज है, एससी हियर्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपील ऑन पेंशन स्कीम। देखिए यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। इसका पेपर भी होता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। तो ये जो ईपीएफओ है ये वन ऑफ द टू मेन स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एक है ईएसआईसी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब क्या है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिसको आप ईपीएफ पेंशन बोलते हो, ये ईपीएफओ देखता है। अब ओवरऑल इस पेंशन स्कीम के अंदर पेंशन किस प्रकार से देनी है, इस बात को लेके कुछ चेंजेस किए थे ईपीएफओ ने। चेंजेस क्या थे? चेंजेस ये रखा गया कि भाई 1 सितंबर 2014 को जो एग्जिस्टिंग ईपीएस मेंबर होगा उसी को उसकी बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। समझिए क्या था कि पहले ओवरऑल ईपीएस के अंदर जो पेंशनेबल सैलरी कैप थी वो थी 6,500 रुपए। बाद में इस कैप को बढ़ा के कितना किया गया? 6,500 से 15,000 किया गया। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि क्या है कि आप अपनी सैलरी का 8.33% ओवरऑल अपने ईपीएफ में डालते रहो, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा और ओवरऑल एट द एंड जब आप रिटायर हो जाओगे तो ईपीएफओ की तरफ से पेंशन आपके पास आती रहेगी। अब पेंशन इस बात पे डिपेंड करेगी कि ओवरऑल आपने अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत हिस्सा कटवाया, आपके एम्प्लॉयर ने कितना पैसा प्रतिशत हिस्सा कंट्रीब्यूट किया और ओवरऑल आपके ईपीएफओ फंड में कितना पैसा पहुंचा, तो इस बेसिस पे डिपेंड होगा कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। ठीक है भाई, अब एक कट ऑफ डेट यहां पे फिक्स कर दी गई। अगर आप 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफ स्कीम के मेंबर हो तो ओवरऑल बड़ी सैलरी के हिसाब से आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएफ के मेंबर बने तो आपको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। तो अब इस चक्कर में हुआ यह कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को ईपीएफ स्कीम में एनरोल नहीं किया, उनकी तनख्वाह मान लो 1 लाख रुपए भी है, बट अपने आप को उन्होंने एनरोल 1 सितंबर 2014 के बाद किया है, तो भले उनकी तनख्वाह 1 लाख हो, उनको पेंशन 15,000 रुपए की तनख्वाह वाली मिलेगी। मतलब जिस इंडिविजुअल की तनख्वाह 15,000 रुपए प्रति महीने थी, उसको जितनी पेंशन मिल रही थी उतनी पेंशन उस इंसान को मिलेगी जिसको 1 लाख तनख्वाह मिल रही थी। तो यहां पे कुछ पिटिशनर्स पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके बोला कि साहब ये जो 1 सितंबर 2014 की गाइडलाइन स्टैब्लिश की है ईपीएफओ ने, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित साहब, अनिरुद्धा बोस, सुधांशु धूलिया जी यहां पे बैठे हैं और ईपीएफओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट आर्यमा सुंदरम और एडवोकेट रोहिणी मूसा। और ओवरऑल इनका ये बोलना है ईपीएफओ का कि भाई देखिए 1 सितंबर 2014 को हमने कट ऑफ डेट फिक्स की थी, वो कट ऑफ डेट सही है, उसी के हिसाब से हम मिनिमम ऑफ गारंटीड रिटायरल बेनिफिट्स तैयार करते हैं। ये जो पिटिशनर्स का स्टैंड है कि 1 सितंबर 2014 के बाद वो स्कीम में एनरोल कर रहे हैं या ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उनको ज्यादा पेंशन मिलना चाहिए, ये गलत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा ना, वो पिटिशनर्स की फेवर में आएगा, पेंशनर्स की फेवर में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब ओवरऑल जो भी डिसीजन आएगा जब आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर भाई जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी की रिस्पेक्ट से एक और न्यूज है, $31 बिलियन जुलाई में हो चुकी है ट्रेड डेफिसिट, ऐसा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स बोल रहे हैं। देखिए क्या है, $31.02 बिलियन इज द ट्रेड डेफिसिट। जो हमारे इंपोर्ट्स हैं जुलाई के महीने में, ऐसा बताया जा रहा है $66.26 बिलियन है, जुलाई 2021 से 43.6% ज्यादा। लेकिन जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो $35.24 बिलियन है, जुलाई 2021 से 0.8% कम और जून 2022 से 12.8% कम। मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स भयंकर गिरे हैं लेकिन हमारे इंपोर्ट्स जबरदस्त तरीके से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जून 2022 के रिस्पेक्ट में जुलाई 2022 में ऑलमोस्ट बराबर इंपोर्ट है,
बट जून 2022 के रिस्पेक्ट में जुलाई 2022 में एक्सपोर्ट 12.8% कम हो गया, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ी हुई नजर आएगी, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। पिछले 3-4 महीनों में ट्रेड डेफिसिट बहुत दिख रही है। मई में ट्रेड डेफिसिट थी $24.3 बिलियन, जून में $26.2 बिलियन, अब तो $31.02 बिलियन पे पहुंच गई। तो अपने आप में ये थोड़ा एक टेंशन वाला काम यहां पे हो गया है। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में अब वजह क्या बताई जा रही है यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की? तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का ये बोलना है कि भाई एक तो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 7.07% गिरे हैं, इसलिए ओवरऑल यहां पे जो ट्रेड डेफिसिट है बड़ी नजर आ रही है। फिर कॉटन, यार्न और हैंडलूम प्रोडक्ट्स में 28.3% का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, इसलिए यहां पे ट्रेड डेफिसिट बड़ी नजर आ रही है। आयरन ओर की प्रोडक्शन में 94.3% डिप देखने को मिला, इंजीनियर गुड्स में 2.5%। ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट के कुछ की प्रोडक्ट्स में हमें गिरावट देखने को मिली है, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट गिर गए। एक्सपोर्ट गिर गए, इंपोर्ट गिरे नहीं, इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ओवरऑल आपको नजर आ रहा है कि भाई हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रही है। पेट्रोलियम के इंपोर्ट 70.4% बढ़े एक साल से पहले से। कोल के इंपोर्ट 164.4% बढ़े। पिछले साल हमने जुलाई 2021 में $2 बिलियन का कोल इंपोर्ट किया था, इस बार $5.1 बिलियन का कोल इंपोर्ट किया है, 164.4% का इंक्रीज दिख रहा है। सिल्वर इंपोर्ट 9,331% बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट 27.8% बढ़ा है। हाँ, गोल्ड का इंपोर्ट घटा है, क्योंकि गोल्ड के ऊपर हमने ओवरऑल ड्यूटी बढ़ाई थी। तो देखा जाए तो जुलाई 2021 के रिस्पेक्ट में गोल्ड 43.6% हमने कम इंपोर्ट किया। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है कि लगातार हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ती जा रही है। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 1-2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एग्रीकल्चर अल्टरनेटिव्स फॉर टोबैको फार्मर्स। देखिए, ओवरऑल जो टोबैको की खेती करने वाले लोग थे उनके लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम चलाया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर 10 टोबैको ग्रोइंग स्टेट्स में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम चला रही थी। कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो 2015-16 से टोबैको से अलग हटके आप कोई दूसरी क्रॉप उगाओ। इसके लिए देखिए 28 डिविजन में बटा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। 21 सबॉर्डिनेट ऑफिस है। केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स को यह प्रोत्साहित कर रही है कि आप टोबैको ना उगा के कोई दूसरी क्रॉप उगाइए। और कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स में राइस की खेती से दूसरी खेती की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि राइस की खेती में पानी बहुत इस्तेमाल होता है, तो ड्राई इलाकों में राइस उगाना ओवरऑल इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। तो कुछ लिमिटेड पॉकेट्स में राइस की खेती से दूसरी खेती उगाने की बात की गई, और इन 10 स्टेट्स में जो कि मैंने अभी बताए, टोबैको की बजाय दूसरी खेती करने की बात की गई। और इसके लिए जो स्कीम चलाई गई वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है? परफॉर्मेंस ये रही है कि अगर आप देखो तो 2017-18 से लेकर 2021-22 में 1,11,889 एकड़ का इलाका जो कि पहले टोबैको फार्मिंग में था वो दूसरे क्रॉप्स की फार्मिंग में अब शिफ्ट हो चुका है। इसके लिए केंद्र की सरकार ने ठीक ठाक पैसा, लगभग 6 करोड़ 67 लाख दिया है 2017-18, 18-19 में, 20-21 में दिया है 10 करोड़, और ओवरऑल देखा जाए 21-22 में भी एलोकेट किया है 10 करोड़। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर फार्मर्स को ओवरऑल प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप टोबैको की खेती छोड़ के किसी और चीज की खेती करिए, और इस प्रोग्राम को चलाया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर। अलग अलग राज्यों में स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी बनाई गई है जिसको लीड करते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बहुत सी क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन राइस, व्हीट, पल्सेस, न्यूट्रीसीलियर्स, कोल्ड सीरियल्स, ऑयल सीड्स, कमर्शियल क्रॉप्स, तो इनको भी यहां पे जोड़ा गया है। ओवरऑल टोबैको की खेती से हटके इन सारी चीजों की खेती में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स खत्म होता है दोस्तों, डेली एडिटोरियल्स पे हम लोग आ जाते हैं। ये फ्रीबी वाला आर्टिकल तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको पहले ही बता दिया था। दोस्तों, वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए। आपके लाइक और शेयर बटन दबाने से यूट्यूब की एल्गोरिदम इन वीडियोस को ज्यादा रिकमेंड करती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डू क्लिक द लाइक एंड शेयर बटन अगर अब तक आपने नहीं दबाया है तो। चलिए भाई, पहला आर्टिकल, क्रिप्टो रेगुलेशन लेड बाय यूरोप। देखिए क्या है, रिसेंटली ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड के बारे में क्रिप्टो करेंसीज के रिस्पेक्ट में। देखिए, निर्मला सीतारमन जी के स्टेटमेंट से और ओवरऑल जो भी बड़े सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि शायद क्रिप्टो के ऊपर सरकार बैन लगाना चाहती है।
लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है कि भाई हम बैन तो देखिए लगा नहीं सकते क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, अगर हम बैन लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं। लेजिस्लेशन तब सक्सेसफुल होगा जब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिप्टो एसेट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाउंडेड नहीं है। देखिए, अगर आपको तेल ट्रांसफर करना है, पाइपलाइन की जरूरत है, सामान लेके आना तो शिपिंग कंटेनर में रख के लेके आना। अब ये जो क्रिप्टो है ये डिजिटल एसेट है, तो किसी को बेसिक नॉलेज है क्रिप्टो सर्विसेज की, थोड़ा बहुत ऐप चलाना आता है उसको, और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो दुनिया का कहीं का क्रिप्टो एसेट आप कहीं ट्रांसफर कर सकते हो सकता है यहां से लाखों किलोमीटर दूर ब्राजील के अंदर कोई एक बिटकॉइन ओनर है, सतोशी ओनर है, और उसने अपना क्रिप्टो एसेट इंडिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। भारत सरकार को खबर भी नहीं लगेगी इस बात की। समझ गए बात को? तो जो क्रिप्टो एसेट से कोई इंटरप्राइज ओन नहीं करता है, अलग अलग सरकारों के अंदर ये क्रिप्टो एसेट्स काम करते हैं। टोटल जो बिटकॉइंस है, बिटकॉइंस की बात की जाए तो 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं। अब इसके अंदर अभी के लिए 19 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में। बिटकॉइंस की टीआरपी ये है कि आप नए बिटकॉइंस ज्यादा नहीं बना सकते। जैसे करेंसी में क्या होता है कि आप ज्यादा करेंसी छाप दो, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दो, टेपर ट्रेंटम कर दो, जो कि मैंने आज आपको करंट अफेयर से बताया। लेकिन बिटकॉइंस में आप ये नहीं कर सकते, बिटकॉइंस में जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो इनकी वैल्यू गिरेगी नहीं एक लिमिट से ज्यादा। आप बिटकॉइंस के वॉलेट होल्डर्स हैं पूरी दुनिया में 75 मिलियन, 7.5 करोड़। इनके पास बिटकॉइन भी हो सकता है, और बिटकॉइन की जो छोटी यूनिट है सतोशी भी हो सकता है। जैसे कि 1 रुपए में कई पैसे होते हैं, वैसे ही एक बिटकॉइन में कई सतोशी या सैट्स होते हैं। तो ओवरऑल ये जो क्रिप्टोज है ये एक सीमलेस फाइनेंशियल एसेट की तरह हमको नजर आ रहे हैं। तो क्या इसको रेगुलेट करने के लिए कोई इंटरनेशनल कंसेंसस आ सकता है? तो देखिए, एक इंटरनेशनल कंसेंसस यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है यूरोप के अंदर। अगर आप यूरोप की बात की जाए तो यूरोपियन पार्लियामेंट और काउंसिल ने, जो कि यूरोपियन यूनियन की लेजिस्लेटिव आर्म है, इसने एक प्रोविजनल एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। इसको आप MICA एग्रीमेंट भी बोलते हो। इस MICA एग्रीमेंट के थ्रू ओवरऑल क्रिप्टो एसेट्स का रेगुलेशन किया जाएगा। इसके लिए नेगोशिएशंस ऑलरेडी लंबे समय से यूरोप में चल रहे हैं। MICA के सामने अपन समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोप एक कंसिडरेबल इलाका है। अगर मार्केट के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो यूएस के बाद इकोनॉमिकली सबसे बड़ा मार्केट यूरोपियन यूनियन है, वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात करें, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा, अगर आप इंटरनेट यूजर्स के हिसाब से डिसाइड करें तो एशिया के बाद अगर कोई एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं तो वो है आपका यूरोप। तो यूरोप के अंदर पिछले कुछ सालों में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन देखे गए। एक टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन है 2016 में आया था, GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया 2018 में। ये कंज्यूमर डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी की बात करता है। अलग अलग इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं यूरोप के अंदर। अब इस GDPR फ्रेमवर्क के थ्रू यूजर कंसेंट की बात की जाती है, और बहुत सारे प्रोग्रेसिव रूल्स हैं, जैसे राइट टू फॉरगेट। ओवरऑल एक यूजर की इंफॉर्मेशन अगर यूजर नहीं चाहता कि कंपनी के पास रहे तो कंपनी को उस इंफॉर्मेशन को फॉरगेट करना पड़ेगा। और कंपनीज अलग अलग कुकीज यूज करती हैं, गूगल जैसी अपनी मार्केटिंग के लिए। तो ओवरऑल इसीलिए GDPR का मैकेनिज्म गूगल जैसी कंपनीज को अकाउंटेबल करता है। खैर, वो हमारा टॉपिक यहां पे नहीं है। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ और लिबर्टी वाला हिसाब बनता है। तो यूरोप कैसे रेगुलेट कर रहा है क्रिप्टो एसेट्स को? यहां पे समझना है मीका के इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज मतलब मैकेनिज्म को। मीका क्या है? तो रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, ये यूरोप का ओवरऑल आप कह सकते हो एक इनिशिएटिव है। अब ये यूरोप का इनिशिएटिव पूरी दुनिया में घूम रही क्रिप्टो एसेट्स को कैसे रेगुलेट करेगा? तो इनका सीधा लॉजिक है, इनका लॉजिक ये है कि जो क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको पकड़ो, जो क्रिप्टो एसेट की सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपको बहुत से एक्सचेंजेस, अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है आप कैसे करोगे? किसी पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। रणवीर सिंह ऐप करते रहते हैं ना भाई, 100 रुपए तक भी इन्वेस्ट करो क्रिप्टो एसेट्स में। तो इस प्रकार की क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो कि इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, इनको पकड़ो, इनको रेगुलेट करो, इनसे आंसर मांगो। इसके बेसिस पे आप क्रिप्टो एसेट्स को यहां पे इंडिया के अंदर रेगुलेट कर सकते हो। बिटकॉइन की तरह होते हैं स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू एक्चुअली में एक एक्सटर्नल करेंसी पे डिपेंड करती है। तो स्टेबल कॉइन्स के ओवरऑल रेगुलेशन के लिए यूरोप में प्रॉपर रूल्स को प्रपोज किया गया। स्टेबल कॉइन्स को यूरोप के अंदर एसेट रेफरेंस्ड टोकन्स कहा जाता है। बहुत हद तक ये बिटकॉइंस जैसे ही है, ठीक है। तो ओवरऑल जितने भी एसेट प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एसेट सर्विस प्रोवाइडर से यह बोला गया है कि आप अपने पास बफर रिजर्व्स मेंटेन करके रखिए। क्या होता है, कभी कभी किसी ने एक बिटकॉइन या स्टेबल कॉइन खरीदा, अभी स्टेबल कॉइन का मार्केट में पैसा गिरा, वैल्यू गिरी, तो ओवरऑल वो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। समझ गए? तो इसीलिए यहां पे
मीका के एग्रीमेंट के अंदर जितनों भी क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यूरोप के अंदर, उनको क्या बोला गया? उनको यह बोला गया कि भाई देखो, अगर आप स्टेबल कॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी इशू कर रहे हो, करो, लेकिन जिसको भी इशू कर रहे हो उससे एक रिजर्व अपने पास जमा कराओ, ताकि कल की डेट में अगर ये क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो एसेट बैठ जाता है, तो जो ओवरऑल वो रिटेल इन्वेस्टर है वो पूरा बैंकरप्ट ना हो जाए यहां पे। तो इससे क्या होगा कि कुछ पैसा अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को साइड रखना पड़ेगा, तो उसकी जो एक एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी बहुत लॉक हो जाएगी। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको नुकसान हो रहा है तो थोड़ा रिजर्व में उसके पास पैसा बचा होगा, वो बैंकरप्ट नहीं होगा। अभी देखिए, टेरा यूएसडी नाम के एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन पूरी तरीके से बैठ गया था, ठीक है ना, बिल्कुल कोलैप्स कर गया था, क्योंकि बेसिकली इसका डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस था। इसके सिस्टर कॉइन लूना का, लूना को भी नुकसान हुआ, टेरा यूएसडी को भी नुकसान हुआ। तो अगर यूरोपियन लॉस को यहां पे मेंटेन कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, तो फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 1:1 रिजर्व लगाना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल अगर आप $1,000 का क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो $1,000 आपको साइड में रखने पड़ेंगे। पहले क्या होगा कि जो कंज्यूमरिस्ट टाइप के लोग हैं वो पूरा $2,000 इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास $2,000 है तो $1,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, $1,000 साइड में रखो, तो नुकसान होगा तो ज्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार के यूरोपियन रेगुलेशंस को अगर हम इंडिया के अंदर लेके आते हैं, जीडीपीआर जैसे नियम कानून, एमआईसीए जैसे नियम कानून, तो नो डाउट ओवरऑल हम इंडिया के अंदर कुछ हद तक इस क्रिप्टो करेंसी के एसेट को रेगुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आशीष सिंघल साहब का लिखा हुआ आर्टिकल है, जो कॉइनस्विच नाम की कंपनी के को फाउंडर और सीईओ हैं। तो ये खुद अपनी जैसी जो कंपनीज हैं जो क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर से इनको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। फिर जयराम रमेश साहब का एक अच्छा आर्टिकल है, इंडियाज एंटार्क्टिक एक्टिविटीज। देखिए, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है इंडियन एंटार्क्टिक बिल राज्यसभा के अंदर। अब पास करने के समय भी जो भी बवाल हुआ, राज्यसभा में अपोजिशन चल रहा था, वो एक अलग चीज है। राज्यसभा के लोग धरने में बैठे हुए थे, बिल पास होने में डिले हो रहा था, वो सब एक डिफरेंट चीज है। किस प्रकार से एंटार्क्टिका के डोमेन में इंडिया ने एंट्री मारी, इसके बारे में बात कर रहे हैं जयराम रमेश साहब। बात है फरवरी 1956 की। उस समय पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और उनके मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन, ये दुनिया में हम इंडिया पहली कंट्री थी जो कि 11th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एजेंडा के ऊपर अंटार्कटिका के क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहती थी। हम अंटार्कटिका के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे थे। अब इस बात को लेके यूएस और यूरोपियन कंट्रीज नाराज हो रही थी। यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के पास रिसोर्सेस थे अंटार्कटिका पे एक्सपेडिशन करने के, तो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा बातचीत करने के मूड में नहीं थी, वो सीधे अंटार्कटिका में घुसने के मूड में थी, और इंडिया बातचीत करना चाहता था। तो इस बात को लेके कुछ हद तक ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थी इंडिया से नाराज थी। फिर स्विस क्राइसिस हो गई, हंगेरियन क्राइसिस हो गई, अर्जेंटीना चिली का कुछ बवाल हुआ, तो इंडिया का ध्यान एंटार्कटिका प्रोग्राम से हट गया। और उसके बाद अगर आप देखो तो 12 कंट्रीज ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की 1 दिसंबर 1959 को, अंटार्कटिका ट्रीटी, वॉशिंगटन डीसी में। और कहीं ना कहीं ये 12 कंट्रीज अपने बेसिस को अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे बना चुकी थी, इंक्लूडिंग यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है भाई, अब ओवरऑल इंडिया के लिए भी अंटार्कटिका में एंट्री मारना जरूरी था। एक लॉजिक यहां पे ये दिया गया कि अंटार्कटिका में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स हैं, तो जो भी अंटार्कटिका की धरती के ऊपर अपने कदम रखेगा, कहीं ना कहीं उसको इकोनॉमिकली फायदा होगा। एक तो बात यहां पे ये निकल के आई, लेकिन उससे भी बड़ी बात एक और थी। देखिए, चूंकि एनर्जी एक्सप्लोरेशन तो अभी भी अंटार्कटिका से नहीं हो रहा, हमने माइनिंग अंटार्कटिका के अंदर शुरू नहीं की है, ये बात बहुत अच्छी है। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, जब 1980 में वो प्राइम मिनिस्टर बन के वापस आई, 9 जनवरी 1982 को पूरा इंटरनेशनली एक न्यूज फैली कि इंडिया ने अपने कदम रख दिए हैं अंटार्कटिका के ऊपर। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन गंगोत्री लॉन्च किया, और इसके चलते ओवरऑल आप देखो तो 2 साल तक तैयारी की गई और हमारा एक्सपेडिशन अंटार्कटिका पे पहुंचा। उस समय पे अप्रैल 1981 में जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट बनाया गया था, उसके जो सेक्रेटरी थे सैयद जहूर कासिम, इनको यहां पे काम दिया किसने? इंदिरा गांधी जी ने, अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन का। इसके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बनाया गया। यहां पे ओवरऑल इंडिया ने एक वे अहेड ऑफ द टाइम काम किया था, क्योंकि उस समय पे चाइना का प्रेजेंस भी अंटार्कटिका पे था नहीं। और एक चीज हम समझे, अंटार्कटिका की मिनरल वेल्थ से ज्यादा इंडियन ओशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारे मानसून किस प्रकार से काम करेंगे, आइस बाउंड रीजन्स में आइस किस प्रकार से एक्ट करेगी, और ये जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम हिमालयन इकोलॉजी पे डिपेंडेंट है। मरीन डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी आगे कैसे इवॉल्व होगी, अगर इन सब चीजों के बारे में इंडिया को जानकारी चाहिए ना, तो अंटार्कटिका पर रिसर्च करनी पड़ेगी।
ये बात कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी को भी पता थी, हमारे साइंटिस्ट को भी पता थी, इसीलिए ये इनिशिएटिव यहां पे लॉन्च किया गया और एंटार्क्टिका पे हमने अपना एक्सपेडिशन भेजा। अब जैसे ही हमने एंटार्क्टिका पे अपना एक्सपेडिशन भेजा, दुनिया भर में ये सब बातें होने लगी कि इंडिया ने एंटार्क्टिका पे इन्वेड कर दिया, बट एक्चुअली में ऐसा था नहीं। ओवरऑल हम एंटार्क्टिका में इसलिए पहुंचे थे ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, माइनिंग हमारा ऑब्जेक्टिव था नहीं। हाँ, अगर बाकी देश जबरदस्ती माइनिंग करती, खोदा खादी करती मिनरल्स के लिए, तो हमें भी करनी पड़ती। फिर अगर आप देखो तो दूसरा एक्सपेडिशन इंडिया का गया 10 दिसंबर 1982 को, जिसको लीड कर रहे थे वीके रैना साहब। तो धीरे धीरे करके ओवरऑल हम अंटार्कटिका के डोमेन में एंट्री मार रहे थे। वो मारना हमारे लिए जरूरी था क्लाइमेट मॉडल्स को स्टडी करने के लिए, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर और ग्लोबल आप कह लो क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए। तो इंडिया वॉज नो मोर ऑन द साइडलाइंस, इंडिया वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग ऑन अंटार्कटिका। ठीक है, फाइनली अगर आप देखें तो अगस्त 1983 में अंटार्कटिका ट्रीटी का मेंबर बन गया इंडिया, और उसके बाद चाइना 1985 में बना। मतलब इंडिया चाइना से पहले अंटार्कटिका का एक्सपेडिशन हमने लॉन्च किया था और हम पहले अंटार्कटिका ट्रीटी के मेंबर बने थे। हमारे बाद चाइना आया है यहाँ पे, लेकिन अब ओवरऑल हम कहीं ना कहीं अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन में चाइना से पीछे हो चुके हैं। अब देखिए 1984 में भी दो इंपॉर्टेंट इंडियन अचीवमेंट्स थे अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन में। 1 मार्च 1984 को पहली अंटार्कटिक टीम ने विंटरिंग की। क्या होता है, शुरुआत में जब अंटार्कटिका के बेस पे पहुंचे तो समर से पहुंचते थे और विंटर शुरू होने से पहले ही निकल जाते थे। ये बात बिल्कुल सही, कुछ मूवीज में आपने देखा होगा कि अंटार्कटिका में विंटर्स के समय पे लोग नहीं रुकते हैं, लेकिन अब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और रिसर्च स्टेशन और खाना वगैरह बना दिया गया कि आराम से आप रुक सकते हो। पहले इस प्रकार की सुविधाएं वगैरह नहीं थी। तो भाई 1 मार्च 1984 को पहली बार इंडियन टीम ने वहां पे विंटर किया, विंटर्स पूरी अंटार्कटिका में काटी, जो कि काफी मुश्किल थी। और फिर बाद में अगर आप देखो तो दक्षिण गंगोत्री नाम का एक एंटार्क्टिक रिसर्च बेस स्टैब्लिश किया गया, जो कि अनमैन्ड था। अब तो हमारे मैन्ड एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन है। मैत्री 1988 में सेटअप किया गया, भारतीय 2012 में सेटअप किया गया। हम 40 एक्सपेडिशंस ऑलरेडी एंटार्क्टिका में कर चुके हैं। तो अपने आप में एंटार्क्टिका में एंट्री मारी थी इंदिरा गांधी जी के समय पे इंडिया ने, और बहुत तेजी से अगर आप देखो तो एंटार्क्टिका में एक्सपेडिशन इंडिया का बचा। तो बेसिकली जयराम रमेश साहब कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स को शायद यहां पे फुलफिल। और देखिए एक बात तो बिल्कुल सही है, ये एक्चुअली में वे एड ऑफ द टाइम हुआ था। हमें उस समय के लीडर्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन में काफी अच्छा काम किया। समझ गया। हालांकि हम लोग मैंड स्टेशन बोलते हैं अंटार्कटिका को, मैंड बोलना सही नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन में बहुत सारी फीमेल्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है भाई, एक प्रॉब्लम है अभी भी अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन में, अभी भी हमारे पास अपना खुद का इंडिजीनियस पोलर रिसर्च व्हीकल नहीं है। क्या होता है, अंटार्कटिका पहुंचने के लिए आपको एक ऐसे शिप की जरूरत होती है जो शिप खोदा खादी कर सके, बर्फ को तोड़ सके, और हमें यह शिप रशिया या नॉर्वे से चार्टर करना पड़ता है। हमारे पास खुद का बनाया हुआ इंडिजीनियस पोलर रिसर्च व्हीकल नहीं है, चाइना के पास खुद का वेसल है। तो जल्दी से जल्दी इंडिया को एक पोलर रिसर्च वेसल जुगाड़ने की जरूरत है। नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम अभी खरीद ले। अगर हम फॉरेन फाइटर जेट्स खरीद सकते हैं तो अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन के लिए पोलर रिसर्च व्हीकल भी खरीद सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो खुद का पोलर रिसर्च व्हीकल भी होना जरूरी है। तो ये सब बातें यहां बताई गई। वाइस प्रेसिडेंट साहब के रोल की बात की जा रही है, ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं चूंकि एक इंडिविजुअल की बात है। अब बात करते हैं गेम ऑफ वन अपमैनशिप। यहां पे बात करी जा रही है 75वीं वर्षगांठ ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। अब क्या है कि पहले तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार और तेलंगाना की तेलंगाना राष्ट्र समिति आपस में एक दूसरे के साथ कुछ लिमिटेड हद तक पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति की जो चंद्रशेखर राव साहब हैं, वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जेल करते नजर नहीं आ रहे, थोड़ा एंटी स्टांस रख रहे हैं बीजेपी से। तो आप देखिए कि तेलंगाना के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव इंडिपेंडेंस को मनाने के लिए एक होड़ सी मच गई है, एक कंपटीशन सा हो गया तेलंगाना और केंद्र की सरकार के बीच में। अगर आप देखो तो तेलंगाना की सरकार भी 1.2 करोड़ नेशनल फ्लैग्स को ऑर्डर कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। तो ओवरऑल बीजेपी अलग से एक आप कह लो मूवमेंट चला रही है तेलंगाना के अंदर आजादी महोत्सव मनाने का, तेलंगाना राष्ट्र समिति एक अलग चला रही है। अब आजादी एक ऐसी चीज है, 15 अगस्त को हमें ब्रिटिशर से आजादी मिली थी, इस आजादी के देशवासियों को मिलकर मनाना चाहिए, लेकिन बीजेपी अलग मनाते नजर आ रही है, टीआरएस अलग मनाते नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल अच्छी बात नहीं। फिर बीजेपी ने यहां पे प्लान बनाया है लिबरेशन डे मनाने का। लिबरेशन डे वो डे माना जाता है जब हैदराबाद का स्टेट
जो कि इंडिया के अंदर नहीं जोड़ना चाहता था, उसको जबरदस्ती इंडिया से जोड़ लिया गया। तो 17 सितंबर को लिबरेशन डे मनाया जाएगा, ऐसा बोलना है बीजेपी के पार्टी हेड का तेलंगाना के अंदर। तो कहीं ना कहीं तेलंगाना की सरकार और जो बीजेपी की सरकार है, इनके बीच में कुछ जल होता नजर नहीं आ रहा है, एक तरीके की फाइट होती नजर आ रही है। जैसे टीआरएस गवर्नमेंट ने भी 10 करोड़ के प्रोग्राम्स पहले लॉन्च किए थे। इनका पहले क्या था कि हाँ भाई, बीजेपी के साथ बातचीत हो गई थी, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। अब ओवरऑल आजादी का अमृत महोत्सव ये अलग से ही मना रहे हैं, बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए नहीं मना रहे हैं। रिसेंटली कुछ इश्यूज हुए, हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए थे, जो कि पहले टीआरएस में थे, वो बीजेपी में स्किप मार गए, बीजेपी की तरफ से लड़े जीते। तो ये जो हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो टीआरएस हार गई। फिर राइस की प्रोक्योरमेंट को लेकर केंद्र ने बोला कि हम ओवरऑल तेलंगाना का राइस नहीं खरीदेंगे, पार बॉल्ड राइस। इसके बारे में विनी सर ने पहले वीडियो बनाई है, मैंने करंट और एडिटोरियल में भी बातचीत की है। लंबे समय से तेलंगाना अपने लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मांग रहा है, जो कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार की तरफ से नहीं जा रही है। तो इन सब बातों के चलते तेलंगाना की सरकार और बीजेपी की सरकार के बीच में बन नहीं रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी हैदराबाद पहुंचे, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने तक नहीं आए। तो दोनों ही आप कह लो फैक्शंस तेलंगाना के अंदर अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं। टीआरएस के हेड एक मोर्चा सा खोल के बैठ गए हैं बीजेपी के अगेंस्ट, बीजेपी लिबरेशन डे बनाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर यहां पे आ गया, और ऑथर यही बोल रहा है कि देखिए, ये देश की आजादी की बात है, यहां पे ईगो नहीं आनी चाहिए। कम से कम देश की आजादी को तो एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करिए, ये बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट, जवारी की किलिंग के बारे में बात हो रही है। ऐमान अल जवारी को मार दिया गया है। यहां पे उसामा बिन लादेन नजर आ रहा है और ऐमान अल जवारी नजर आ रहा है। इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो में मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है ऐमान अल जवारी की। काबुल के सेफ हाउस में इस पर्टिकुलर अलकायदा के लीडर को मार दिया गया। इजिप्शियन टर्न डॉक्टर था। 2011 में इसके बॉस ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, अबोटाबाद में पाकिस्तान में अमेरिकन कमांडोज के द्वारा, और अब जवाहरी को मार दिया गया। सबसे खास बात यहां पे यह है कि जवाहरी को काबुल की एक पॉश कॉलोनी में पाया गया, एक ऐसी कॉलोनी में जहां पे तालिबान के लीडर्स रहा करते हैं। तो एक ऐसी कॉलोनी में ऐमन अल जवाहरी रह रहा था बिना तालिबान के जाने, इस बात के चांसेस बहुत कम है। बहुत सारी न्यूज मीडिया आउटलेट्स ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने बैक एंड से आईएमएफ का बेल आउट पाने के लिए इंफॉर्मेशन दे दी, किसको? यूएसए को, कि जवाहरी यहां छुपा हुआ। बहुत सारे लोगों का यह भी बोलना है कि तालिबान अपने इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा सके, अमेरिका से एड ले ले, इसलिए जवाहरी की इंफॉर्मेशन दे दी तालिबान ने। तो अब इस प्रकार की बहुत सी अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं। कितनी अफवाहें कितनी सच है अभी के लिए पता नहीं, बट ये पता है कि जवाहरी मारा गया। जवाहरी ने इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत टीनेज उम्र में बना लिया था, इसके ऊपर टेररिस्ट का टैग लग गया था। इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद को उसने लीड किया था, अमेरिका को अपना दुश्मन मानता था ये, और अमेरिका के एसेट्स के अगेंस्ट अटैक करवाता था। चाहे ईस्टर्न अफ्रीका में अमेरिकन एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो, चाहे ट्विन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हो। तो कहीं ना कहीं बैटलफील्ड विक्ट्री है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अभी यहां पे यूएसए ने यह दिखा दिया है कि वो अफगानिस्तान की जमीन पे ना होने के बावजूद भी अपने एंटी एसेट्स के ऊपर टारगेट कर सकते हैं, उनको ध्वस्त कर सकते हैं। सबसे खास बात यहां पे यह है कि क्या अलकायदा का कमबैक हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर इतनी पॉश लोकेलिटी में जवाहरी का मिलना कहीं ना कहीं अलकायदा की फुटहोल्ड को दिखाता है, स्ट्रांग होल्ड को दिखाता है। तो अगर एक्चुअली में तालिबान वाले जानते थे कि जवाहरी वहां पे, तो इसका मतलब यह है कि अलकायदा को बैक एंड से तालिबान का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि डोहा एग्रीमेंट का वायलेशन, ये यहां पे एक्चुअली में होना नहीं चाहिए। तालिबान को अगर अपनी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं बाकी टेररिस्ट नेटवर्क को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तालिबान इस्लामिक स्टेट से लड़ता तो नजर आ रहा है, बट अल कायदा के साथ रिश्ते अच्छे हैं नहीं है, ये मिस्टीरियस रहता है। जैसे कि तालिबान के लीडर है हकानी, हकानी को बोला जाता है कि इनके क्लोज अलकायदा लिंक्स है। तो यहां पे तालिबान को स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने आना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि क्या सच में इन्होंने अलकायदा के साथ अपने टाइज तोड़े हैं या नहीं तोड़े हैं। अगर नहीं तोड़े हैं तो कहीं ना कहीं टेंशन की बात है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में तालिबान के राज के अंदर अफगानिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, इस बात के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान बनता है। फिर एक अवॉइडेबल क्राइसिस, चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। ताइवान में पहुंची हैं यूएस हाउस स्पीकर और वेटरन डेमोक्रेट पॉलिटिशियन 82 साल की हैं नैन्सी पेलोसी। कल इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, बतेरी वीडियोस आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएंगी। इस टॉपिक को बहुत वाइडली कवर किया जा रहा है। तो आप कह सकते हो पेलोसी इज द हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल जो कि ताइवान गई है 25 सालों के अंदर। इससे पहले अगर कोई हाउस स्पीकर गई थी तो वो थी न्यूट गिंगरिच 1997 में, उसके बाद से अब है। तो कहीं ना कहीं 28 जुलाई की जो फोन कॉल हुई थी, तो यूएस प्रेसिडेंट और जी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई थी। जी जिनपिंग ने बोला था कि अगर फायर से खेलोगे तो फायर से पेरिश कर जाओगे, बट यूएस ऑब्वियसली बात धमकी यहां पे आया नहीं। चाइना ने ओपनली धमकी दे दी, यूएस ने धमकी सुनी। अब अगर यूएस की नैन्सी पेलोसी नहीं जाती तो ये हो जाता कि यूएस डर गया। अब नैन्सी पेलोसी चली गई है तो चाइना अपने डोमेस्टिक
जनता को क्या बोलेगा, चाइना अटैक करेगा तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं चाइना स्टर्न वार्निंग इशू कर रहा है, ताइवान जंग के लिए तैयार है, और बाइडेन ओवरऑल असर्ट कर रहे हैं कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। पेलोसी की बात की जाए तो पेलोसी का पब्लिक स्टैंस बहुत हद तक एंटी चाइना है। तिब्बत, जिंजियांग और हांगकांग के मुद्दे को लेकर अक्सर कर पेलोसी चाइना को क्रिटिसाइज करती हुई नजर आई हैं। बीजिंग ओवरऑल यूएस को धमकी देके बाकी कंट्रीज को डिसुएड कर रहा है कि ताइवान की तरफ मत आओ। यूएस ओपनली कह रहा है कि हम ताइवान के साथ इंगेज करेंगे। अब कल की डेट में यहां पे चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है या नहीं करता, ये अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद ही जो 10 साल का प्रेसिडेंट का टेन्योर था जी जिनपिंग का, वो खत्म हो रहा है, और जी जिनपिंग ने अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया। तो जी जिनपिंग को अपनी कुर्सी भी बचानी है। अब कुर्सी को बचाने के लिए डोमेस्टिकली लोगों को दिखाना है कि भाई ही इज रेलेवेंट। इस रेलेवेंसी में क्या वो ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा, कैसे जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया है, ये देखने वाली बात है। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। क्राइसिस एक्चुअली में बड़ी बड़ी है, अनस्टेबल हो रखी है चीजें, बट अटैक करना इतना भी आसान नहीं होता है। कल की वीडियो जरूर देखिए, इससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर बटन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के लेटेस्ट सेक्शन में कल वाली व्यूज आपको मिल जाएगी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको अपडेट कर दिया है। हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें।